ठीक है, तो चलिए इस पर बात शुरू करते हैं। हमारे पास आज जो स्रोत है वो एक ऐसा सवाल उठाता है जो मतलब शायद हम सब खुद से कभी ना कभी पूछते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि दिन, हफ्ते, महीने बस गुजर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सुबह होती है, काम पर भागते हैं, घर आते हैं और पता चलता है कि दिन खत्म। और समय बस मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। एग्जैक्टली। हम सब 24 घंटे के दिन में जीते हैं, लेकिन उस 24 घंटे का कितना हिस्सा हम सच में जीते हैं? आज हम आर्नोल्ड बेनेट की एक सदी से भी ज्यादा पुरानी किताब हर दिन 24 घंटे कैसे जिएं की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर सुधीर दीक्षित का हिंदी अनुवाद है। और ये सवाल बहुत जरूरी है कि 1908 में लिखी गई ये किताब हाँ, वो आज की इस भागदौड़ वाली डिजिटल दुनिया में हमारी मदद कैसे कर सकती है। वही तो। क्या इसकी बातें आज भी उतनी ही काम की है? यही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। और पता है, यही बात इस किताब को बहुत खास बनाती है। ये कोई मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट गाइड नहीं है जो आपको 5 मिनट में सब कुछ करने की टिप्स दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे नजरिए पर ही सवाल उठाती है। ये सिखाती है कि हम अपने 24 घंटों के मतलब मालिक कैसे बने, ना कि अपनी घड़ी और मोबाइल नोटिफिकेशंस के गुलाम। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से होती है कि हर दिन मिलने वाले 24 घंटे एक चमत्कार है। एक ताजा सप्लाई जो रोज सुबह हमें मिलती है। हाँ, और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। अमीर हो या गरीब, सबको बराबर मिलती है। इस बात को आज के दौर में समझना और भी जरूरी है ना? हम अपने बैंक अकाउंट को, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को, मतलब एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन समय, जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, उसे हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं। हाँ, किताब कहती है कि समय एक ऐसी दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है, न आप भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। हर सुबह आपका खाता फिर से 24 घंटों से भर दिया जाता है, चाहे आपने पिछला दिन बर्बाद ही क्यों ना किया हो। हाँ, ये एक नया मौका है हर रोज। और हम हमेशा शिकायत करते हैं, काश दिन में 28 घंटे होते। लेकिन बेनेट कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है ही नहीं, हमारे पास बहुत समय है। असली कमी उस समय को ठीक से जीने की इच्छा की है। पर क्या ये कहना आज के दौर में सही है, जब एक आम इंसान दो नौकरियां कर रहा है, घर और काम के बीच भाग रहा है? तो क्या ये कहना थोड़ा अनफेयर नहीं है कि उसके पास इच्छा की कमी है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और बेनेट इसका जवाब सीधे सीधे देते हैं। वो किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे जो 16 घंटे मेहनत मजदूरी कर रहा है। वो एक औसत ऑफिस जाने वाले इंसान की बात कर रहे हैं। अच्छा। और मुद्दा ये नहीं है कि आप और ज्यादा काम करें, मुद्दा ये है कि जो समय काम के बाहर है उसे आप कैसे देखते हैं। क्या आप उसे सिर्फ थकान मिटाने या दिमाग सुन्न करने वाले मनोरंजन में गंवा देते हैं? हाँ, जैसे नेटफ्लिक्स पर कुछ भी लगा लिया। बिल्कुल। या उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मानते हैं। उस थके हुए इंसान के लिए भी 30 मिनट का सचेत होकर किया गया काम 3 घंटे के माइंडलेस स्क्रोलिंग से ज्यादा ताजगी दे सकता है। ये उस भावना से जुड़ा है जिसे किताब में लीक पर चलना कहा गया है, मतलब एक ढर्रे पर जिंदगी जीना। हमें से ज्यादातर लोगों के अंदर एक बेचैनी होती है कि यार जिंदगी में कुछ तो और होना चाहिए। और लेखक इस बेचैनी को एक बहुत अच्छा संकेत मानते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर की वो चिंगारी अभी बुझी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इस भावना को दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी, परिवार, ईएमआई, इन सब जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं, और कुछ नया करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो इस बेचैनी को मिटाने के लिए वीकेंड पे शॉपिंग कर लेते हैं या कोई वेब सीरीज देख लेते हैं जो उस इच्छा को और दबा देती है। तो फिर इस लीक से बाहर कैसे निकले? अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें समय को कीमती समझना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि करें कैसे? असल जिंदगी में इसकी शुरुआत कहाँ से हो? बिल्कुल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। और लेखक इस बारे में बहुत साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि कोई जादुई तरीका नहीं है। अच्छा। ये सोचना कि आप कल से एक नया टाइम टेबल बनाएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये एक धोखा है। इसके लिए लगातार कोशिश और इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। कोई पूछता है कि तैरना कैसे सीखें? जवाब है, पानी में कूद जाओ। बस शुरुआत कर दो। हाँ, आपको बस शुरुआत करनी होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी और मुश्किल क्यों ना लगे। और एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है, शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश में ना आए। लेखक कहते हैं कि अच्छा काम शुरू करते समय उत्साह का एक मायाजाल होता है। हाँ, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगी, 1 घंटा जिम करूंगी और सब बदल दूंगी।
लेकिन ये जोश 2 दिन में ही ठंडा हो जाता है। हाँ, और ये सबसे आम गलती है। इसलिए लेखक का सुझाव है कि छोटी शुरुआत करें। एक शानदार असफलता से एक छोटी मामूली सफलता कहीं ज्यादा अच्छी है। ये बात तो सही है। अगर आप रोज 15 मिनट से भी शुरुआत करते हैं तो वो आपको आत्मविश्वास देगी, जबकि एक बड़ी असफलता आपको हमेशा के लिए निराश कर सकती है। ये जिम जाने जैसा है ना? हाँ। आप पहले दिन जाकर 100 किलो वजन नहीं उठाते, आप 5 किलो से शुरू करते हैं ताकि आप अगले दिन वापस आ सकें। किताब का अगला हिस्सा मेरे लिए वाकई आंखें खोलने वाला था। इसमें एक आम आदमी का उदाहरण दिया गया है जो लंदन में रहता है और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक यानी 8 घंटे काम करता है। वो अपनी नौकरी को ही अपना दिन मान लेता है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो दिन के बाकी 16 घंटों को बस एक प्रस्तावना या उपसंहार समझता है, काम की तैयारी या काम से रिकवरी। हाँ। जबकि असल में वही 16 घंटे उसके अपने हैं। सुबह ऑफिस जाने से पहले के 2-3 घंटे और शाम को लौटने के बाद के 6-7 घंटे। इन घंटों में वो किसी का कर्मचारी नहीं है, वो आजाद है। वो जो चाहे बन सकता है। बिल्कुल। मतलब हमारी असली जिंदगी हमारे 8 घंटे के काम में नहीं, बल्कि उन बचे हुए 16 घंटों में छिपी है। हम अपनी पहचान अपनी नौकरी से बनाते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक मैनेजर हूँ। सही बात। लेकिन किताब कहती है कि आपकी असली पहचान इस बात से बनती है कि आप अपने खाली समय के साथ क्या करते हैं। बिल्कुल। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। आप अपने काम को दिन का केंद्र मानना बंद कर देते हैं। वो बस जीवन का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। असली कहानी तो शाम 6 बजे के बाद शुरू होती है। हाँ, और यही वो समय है जहां आप अपने शरीर, अपने दिमाग और आत्मा को विकसित कर सकते हैं। ये सफलता पैसे या प्रमोशन से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये आपकी अपनी है। ठीक है, तो मान लिया कि ये 16 घंटे हमारे अपने हैं, लेकिन इनका करें क्या? खासकर दिमाग का, जो ऑफिस के बाद पूरी तरह थक चुका होता है। किताब कहती है कि सबसे पहले अपने मन को साधना होगा। अगर मन काबू में नहीं है तो समय का सही इस्तेमाल नामुमकिन है। मुझे ये मन को साधने वाला हिस्सा सबसे मुश्किल लगता है। मेरा अपना दिमाग 100 अलग-अलग दिशाओं में भागता है। और किताब इस बात को मानती है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। क्या? जब आप घर से ऑफिस जा रहे हों, चाहे बस में, ट्रेन में या कैब में, तो किसी एक विषय पर लगातार 30 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश करें। जैसे कि किस विषय पर? जैसे कोई भी गहरा विचार। किताब में मार्क्स ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों का जिक्र है, जो कहते थे कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। अच्छा, तो आप बस इसी एक लाइन पर 30 मिनट तक सोचने की कोशिश कर सकते हैं, आज मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं, और मन तो भटकेगा ही। आपका मन भटकेगा, जरूर भटकेगा। किताब कहती है कि ये 40 बार भटक सकता है। आपको याद आएगा कि कोई बिल भरना है, किसी को कॉल करना है। और हर बार जब मन भटके तो उसे पकड़ के वापस उसी विषय पर ले आएं। बिल्कुल, हर बार। बिना गुस्सा हुए, बिना निराश हुए, बस धीरे से उसे वापस ले आएं। ये एक मानसिक कसरत है, एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग। बिल्कुल। हर बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं तो आप अपने दिमागी मसल्स को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एकाग्रता की शक्ति है और इसके बिना कोई भी गहरा काम करना नामुमकिन है। ये तो आज की दुनिया में एक सुपर पावर की तरह है, जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। एग्जैक्टली। तो एक तरह से ये रोज की जाने वाली दिमागी वर्जिश है। हाँ। और इसके बाद किताब शाम के समय को बेहतर बनाने पर बहुत जोर देती है। हाँ, बहुत। लेखक का सुझाव है कि हफ्ते में 3 शाम सिर्फ 90 मिनट के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो हमें मानसिक रूप से मजबूत करे। 1.5 घंटा सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 3 शाम लगातार करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो ये हफ्ते के 4.5 घंटे हुए। हम इससे कहीं ज्यादा समय फिल्में देखने या सोशल मीडिया पर गवा देते हैं। और इसका मतलब सिर्फ काम करना या कुछ बोरिंग पढ़ना नहीं है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कुछ ऐसा सीखना जिसमें आपकी सच्ची दिलचस्पी हो। जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, संगीत के बारे में जानना, किसी कला को समझना या मनोविज्ञान के सिद्धांत पढ़ना। किताब में एक बहुत मजेदार लाइन है कि हमारे लिए टेनिस अमर आत्मा से ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, मतलब हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने मन और आत्मा के विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही असंतुलन हमें बेचैन रखता है। लेखक इसी संतुलन को बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ 7.5 घंटे यानी 5 शाम 1.5 घंटे अपने मानसिक विकास के लिए समर्पित करते हैं
तो आप पूरे हफ्ते ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। हाँ, यहाँ तक कि आपको अपने रोजमर्रा के उबाऊ कामों में भी ज्यादा रुचि आने लगेगी। ये आपके जीवन को एक नया मकसद देता है। और ये सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है ना? अगर किसी को संगीत पसंद है तो वो उसके इतिहास या थ्योरी के बारे में पढ़ सकता है। या अगर किसी को फिल्में पसंद हैं तो वो फिल्म मेकिंग की कला के बारे में सीख सकता है। बिल्कुल। मुद्दा यह है कि आप एक निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय सीखने वाले बने। आप सिर्फ जानकारी ले नहीं रहे हैं, बल्कि उसे समझ रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये आपके शाम के समय को रचनात्मक बनाता है, ना कि सिर्फ खाली। ये आपके जीवन में एक ऐसी खिड़की खोलता है जो आपके 8 घंटे के काम से बिल्कुल अलग है और आपको एक ज्यादा दिलचस्प और संपूर्ण इंसान बनाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अर्नोल्ड बेनेट की ये 100 साल पुरानी किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई की याद दिलाती है। हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कमी है तो उस समय को सचेत होकर इरादे के साथ जीने की। हमें अपने काम के अलावा बच्चे भी घंटों को एक बोझ नहीं बल्कि एक उपहार समझना होगा। एक मौका। हाँ, एक मौका जहाँ हम खुद को बना सकते हैं, खुद को खोज सकते हैं। सही कहा। और इसका मकसद सिर्फ आपकी काम करने की रफ्तार या क्षमता बढ़ाना नहीं है। ये जिंदगी को ज्यादा गहरे और संतोष के साथ जीने के बारे में है। अपने मन पर काबू पाना, छोटी छोटी शुरुआत करना और लगातार लगे रहना। यही वो सिद्धांत हैं जो 100 साल बाद भी उतने ही काम के हैं। शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में और भी ज्यादा। और जाते जाते एक विचार, किताब एक और खतरे के बारे में बताती है कि कहीं आप ये सब करके घमंडी न बन जाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसा इंसान जो अपने समय का अच्छा उपयोग करके उन लोगों को नीची नजर से देखने लगे जो ऐसा नहीं कर पाते। लेखक चेतावनी देते हैं कि उपदेशक न बने, हो सके तो मिसाल बने। तो सोचने वाली बात यह है, कोई इन आदतों को अपनी जिंदगी में विनम्रता के साथ कैसे अपना सकता है? हम एक बेहतर उदाहरण कैसे बन सकते हैं बिना किसी को लेक्चर दिए या ये दिखाए कि हम उनसे बेहतर हैं?